जी 9th क्लास। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हम इसको उर्दू में बोलते हैं तनव्वुए हयात, यानी ज़िंदगी की इकसाम जो है, ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ इकसाम है उसकी वैरायटी जो है उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है। बेटा पहले हम इसके वर्ड्स जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वहाँ पे फोकस करते हैं। बायो मीन होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन होता है वैरायटी यानी इकसाम। उसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज़म हैं स्पीशीज़ और अमंग स्पीशीज़ और विद इन स्पीशीज़ जो वैरायटी है, मुख्तलिफ इकसाम है, उनकी जो स्टडी होती है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ज़मीन पर बायोलॉजिस्ट के मुताबिक और एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक जो है मुख्तलिफ अप्रोचेस के ज़रिए से वो बताते हैं कि तकरीबन 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन इकसाम के ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट को जस्ट 1/3 उसका पता है। तकरीबन 2.5 मिलियन या 3 मिलियन कह सकते हैं, तकरीबन 3 मिलियन जो ऑर्गेनिज़म्स हैं। आलमोस्ट वैसे 2.5 मिलियन टाइप्स ऑर्गेनिज़म्स की हैं जो बायोलॉजिस्ट को पता है और रिकॉर्ड में पुट की जा चुकी हैं, उनके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जानकारी है बायोलॉजिस्ट को। तो ये MCQs भी है वेरी फर्स्ट लाइन में कि 10 मिलियन इकसाम हैं ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज़म्स की, मगर उसमें से 1/3 यानी अगर उसको देखें तो तकरीबन 2.5 मिलियन वैसे जो है वो पता है बायोलॉजिस्ट को। तो अब अगर हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो द मेजर ऑफ वैरायटी अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम आपने देखा हुआ है कि वो सिस्टम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स इकट्ठे रहते हैं आपस में इंटरेक्ट करके। तो मुख्तलिफ इकोसिस्टम पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्पीशीज़ के अंदर और अमंग स्पीशीज़ जो वैरायटी है, जो उनमें तब्दीलियाँ हैं, उनके चेंजेस हैं, इकसाम हैं, हर किस्म की मुख्तलिफ अडोप्टेशंस हैं, मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल है, मुख्तलिफ खुराक हासिल करने का तरीका है, रहने का तरीक़ाकार अलग है, उनकी मूवमेंट का तरीक़ाकार अलग है, रिप्रोडक्शन का तरीक़ाकार अलग है, एनवायरनमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने का तरीक़ाकार अलग है। उन तमाम चीज़ों की जो स्टडी करनी है वो हमारे पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिख के उसके लिटरल मीनिंग लिखें और फिर ये एग्जांपल दे दें। ज़मीन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में, मेजर ग्रुप्स में चेंज किया गया है, मेजर ग्रुप्स में रखा गया है, क्लासीफाई किया गया है, जो कि हैं प्रोकैरियोटा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। ये हमारे पास 5 किंगडम है, इनकी डिटेल हमने इसी चैप्टर में पढ़नी है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा कि द फैक्टर्स अपन विच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना डिपेंड्स। फ्लोरा और फाना का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं बताता हूँ इसके मुताबिक। यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है वो किन अवामिल पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले किसी भी रीजन की क्लाइमेट, वहाँ की आबो हवा किस तरह की है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, किस तरह की सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, एल्टीट्यूड क्या है, बुलंदी जो है सतह समंदर से ज़मीन की कितनी है, वो ये डिपेंड करता है। यानी एल्टीट्यूड पे इसलिए डिपेंड कर रही है बायोडाइवर्सिटी कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह और टेम्परेचर वगैरह का बहुत गहरा असर होता है, और इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं और क्लाइमेट वो भी एल्टीट्यूड पर डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, शेर जो है, लाइन, वो शिकारी है, शिकारी जानवर है, यानी प्रीडेटर है। अगर उसको अपना प्रे ही किसी इलाके में ना मिले तो वहाँ पे वो नापैद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ पे उसका प्रे होगा उसकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसी इलाके में होगी। या मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वेदर चेंज होने पे हिजरत करके एक मुल्क से या एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं जस्ट टू फाइंड देयर न्यूट्रिएंट्स, या दूसरी स्पीशीज़ जो उनको चाहिए, जो खुराक चाहिए वो हासिल करने के लिए। और बेटा 2 MCQs यहीं पे आपके हैं पहले पेज पे ही। बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट है ट्रॉपिक्स में, ख़त्ते सरतान और ख़त्ते जद्दी के दरमियान ये इलाके, इसमें बहुत सारे ममालिक होते हैं, स्पेशली इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला जो बेसिक पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा आता है। ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे ये मुख्तलिफ इकोसिस्टम है बेटा, ट्रॉपिक्स हैं, टेम्परेट हैं, और उसके अलावा जो पोलर रीजन्स हैं, कुतुबी इलाके, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यख बस्ता इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे कम से कम वैरायटी पाई जाती है, कम से कम ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं और उनकी वैरायटी भी वहाँ कम से कम है। तो ट्रॉपिक्स में रिचेस्ट है और सबसे कम जो है वो पोलर रीजन्स में है, और दरमियान वाला जो है वो हमारे पास टेम्परेट है। उसके बाद ये हमारे पास है ये MCQs 2
डाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। जो आज हमें बायोडाइवर्सिटी मिल रही है तकरीबन 4 बिलियन सालों की जो एवोल्यूशन है उसका नतीजा है। और साइंटिस्ट का ख्याल है कि तकरीबन 600 मिलियन साल पहले इस प्लैनेट पे, ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही रहते थे, उसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। तो ये कुछ MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट पेज था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? हमें जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, सबसे मुख्तलिफ किस्म का फ़ायदा हासिल होता है। वो कौन कौन से है? सबसे पहले सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस। इंसान जो है वो प्लांट्स की डाइवर्सिटी और एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी से खुराक हासिल करता है, यानी कि खुराक जो है फसलों से या फल वगैरह हैं इस तरह के। उसके अलावा जानवरों का भी शिकार करता है, तो गोश्त वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसान डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे खुराक हासिल करते हैं। देन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रग्स इज़ ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्राम ऑर्गेनिज्म। बहुत बड़ी मिकदार जो ड्रग्स की है वो हम ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। हम पहले प्लांट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जड़ी बूटियों से बहुत सारी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। पंसार का जो स्टोर होता है वहाँ से हमें वो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो वो जड़ी बूटियाँ महंगी इतनी इसलिए होती हैं कि उनको पहले उनको ढूंढना, फिर उनको पहचानना और फिर उनसे दवाइयाँ तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, और वो महंगी होती हैं। तोले के हिसाब से वो देते होते हैं, मासा और तोला इस तरह हिसाब से। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो हमें ड्रग्स, और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ से हमें ड्रग्स मिल रही हैं। पहली एंटीबायोटिक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी कि फंजाई से हासिल की थी, फिर बैक्टीरिया से हासिल की हैं, फिर हम सिंथेटिकली उनसे बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। तो बायोडाइवर्सिटी ने हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। उसके या आपने ये सेकंड चैप्टर में भी वो जो कीना वाला और सिंकोना वाली एग्जांपल पढ़ी, उससे भी आपको क्विनीन हासिल हुई है। इतनी बड़ी जो बीमारी है, तब ये कोरोना से बड़ी बीमारी थी मलेरिया, तो उसको इलाज करने के लिए भी हमने प्लांट्स का सहारा लिया। फिर है वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, लिखा आपके बुक में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि कौन से इंडस्ट्रियल मटेरियल, लाइक फाइबर्स हैं, रीजन्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। उसके अलावा आपको वहाँ से फाइबर्स वगैरह मिलते हैं। ये मुख्तलिफ जो डाइज़ वगैरह या रबड़ वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम जो है प्लांट्स वगैरह से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका सिग्निफिकेंट रोल है इकोसिस्टम को बनाने में और मेंटेन करने में। मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्लांट्स और एनिमल ही बेसिकली हैं। आपस में प्लांट्स और एनिमल और बाकी ऑर्गेनिज्म भी मिल के जो है इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने की, बरकरार रखने की और बनाने की कोशिश करते हैं। रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्लांट्स का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। जो प्लांट्स होते हैं वो मुसलसल ऑक्सीजन खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं। तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो को नहीं बढ़ने देते और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए नेचुरल लंग्स का किरदार अदा करते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री एंड इसकी केमिकल कंपोजिशन को इसने मेंटेन रखना है। उसके बाद है रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल फर्टिलिटी, इसमें सबसे बड़ा किरदार है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, फंजाई का, और उसके अलावा बैक्टीरिया का जो डिकम्पोजर्स हैं। तो वो जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स होते हैं उनको दोबारा रिसाइकल करके, डिकम्पोज करके हमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर वगैरह के जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है दोबारा इन्वायरमेंट में शामिल करने में अहम किरदार होता है इनका। तो ये हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। 6 पॉइंट है आपके पास। फाना और फ्लोरा का क्या डिफरेंस है बेटा? फाना और फ्लोरा, फाना कहते हैं एनिमल्स की डाइवर्सिटी को, नॉट अकेला एनिमल, उनकी डाइवर्सिटी को। फ्लोरा की डाइवर्सिटी, प्लांट्स की डाइवर्सिटी को फ्लोरा कहते हैं। तकरीबन बायोलॉजिस्ट को 1.5 मिलियन, 15 लाख इकसाम पता है एनिमल्स की, और प्लांट्स की बात करें तो 50,000 के करीब, 0.5 मिलियन, 5 लाख, सॉरी 50,000 नहीं 5 लाख, और इसमें जो है 15 लाख। ऑल आर हेटरोट्रॉफिक, हमें पता है जो एनिमल है सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं, खुद खुराक नहीं बना सकते। ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद खुराक बनाते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं अपनी, सॉरी बेटा ये फाना और ये वाला उल्ट हो गया। फाना जो है ये हमारे पास है मोटाइल, और जो फ्लोरा है ये है नॉन मोटाइल, ये हरकत नहीं कर पाते। उसके बाद है एग्जाम्पल्स। एनिमल्स की 2 मेजर एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने पढ़ा हुआ है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, और इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट्स और वर्म्स वगैरह जो हैं। जबकि इनकी एग्जांपल जो बेटा प्लांट्स की मेजर जो टाइप्स हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं।
ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स में बेसिक फ़र्क है कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट हैं, नॉन वुडी प्लांट होते हैं और ये घास की तरह ही सारे होते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म वगैरह ये ट्रैकियोफाइट्स हैं, वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर जो। और फ्लारिंग और नॉन फ्लारिंग प्लांट है, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट है, उनकी आप डाइवर्सिटी बना सकते हैं। तो ये इनका डिफरेंस याद रखना है अच्छी तरह से। अब मैंने दोबारा से आपको लिख के दे दिया, ये नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। फिर हमारे पास आया था अगला शॉर्ट क्वेश्चन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपकी बुक में दो चीज़ें लिखनी है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। इनको आपने खुद याद करना है जी। टैक्सोनॉमी में पिछले चैप्टर में डेफिनेशन में बता चुका था और सिस्टमैटिक का हिंट वहीं दे चुका था। टैक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की ऐसी जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं और उनको नाम देते हैं। क्लासीफाई किन बुनियादों पे? उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पे, ताकि उनकी स्टडी ईजी हो जाए। सिस्टमैटिक्स में किया तो यही जाता है, क्लासीफिकेशन की जाती है, एक अलहदा काम किया जाता है और वो है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है, वो ढूंढा जाता है। तो इनके जो एम्स है क्लासिफिकेशन के वो यही है कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इजी हो जाए। मैंने एग्जांपल आपको पहले वहाँ पे भी दी थी जब पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था टैक्सोनॉमी की एग्जांपल में, कि आपके पास एक टेबल में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, यू हैव टू फाइंड अ बुक ऑफ सीरतुन्नबी। सीरतुन्नबी की किताब आपने फाइंड करनी है या कोई भी किताब फाइंड करनी, तो आपको सारी की सारी किताबें जो हैं उनको खंगालना पड़ेगा, फिर जाके आपको मिलेगी, धर्म भरम हो जाएगी हर चीज़। लेकिन अगर आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो कैटलॉग कर दी हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरी बना दी है, जैसे लाइब्रेरी में होता है बॉक्सेस बना दिए, तो आपको सीरत-उन-नबी तब कही गई ना, तो आप फ़ौरन इस्लामियात वाला कैबिन खोलेंगे और वहीं से निकाल लेंगे, तो स्टडी इस तरह से ईजी हो जाती है। और दूसरे नंबर पर ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढा जाता है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किस तरह से आपस में रिलेटेड है, उनका आपस में क्या किरदार है, आपस में किस तरह से वो रिलेटेड होते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। और इसकी एग्जांपल में आप वो ले सकते हैं कि जैसे स्पैरो है और डव है, ये दो परिंदे हैं, और स्पैरो है और पीजन है। हमें देखना है कि डव के साथ ज़्यादा कौन सा मिलता है, स्पैरो या पीजन। तो हमें ज़ाहिरी शक्ल सूरत से लगेगा कि पीजन जो है वो स्पैरो से ज़्यादा मिल रहा है, उनका आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ज़्यादा है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जिनकी बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, और वो हमारे पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैंने ये भी पॉइंट्स बना दिए, इनको समझने की कोशिश करनी है आपने। सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे हम क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखें टाइप्स ऑफ सेल। सेल की दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो। फिर हम देखते हैं क्या सेल यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, क्या कॉलोनियल है, हम उन बुनियादों पे फिर उनको क्लासीफाई करेंगे। फिर देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्या ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, क्या खुराक खुद बना सकता है या वो दूसरों पे डिपेंड करता है, और हेटरोट्रॉफिक है तो कौन सा है, इंजेस्टिव है या एब्जॉर्प्टिव है। तो इंजेस्टिव यानी कि जो निकल के खाते हैं मुंह के ज़रिए से या ख़ास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए से, और एब्जॉर्प्टिव जैसे कि फंजाई है, पूरी बॉडी के ज़रिए से वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, ये आगे हमने पढ़ना भी है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, उनमें डिफरेंसेस की बुनियाद पे हम देखते हैं, जैसे मैंने वो पीजन की और डव और स्पैरो की एग्जांपल दी है। मॉडर्न जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मॉडर्न जेनेटिक्स में आरएनए और डीएनए की स्टडीज़ हैं, इनकी मोलेकुलर स्टडीज़ की जाती हैं, इनके न्यूक्लियोटाइड देखे जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है, इनमें रिजेम्बलेंस और डिफरेंस देखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत कॉमन सी एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे ये जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से है। मसलन पेरेंटेज के जब मसाइल ये हॉस्पिटल्स वगैरह में जो बेबीज़ हैं वो अगर मिसप्लेस हो जाते हैं या कोई तनाज़ा ऐसा आता है, तो वो जो बाकायदा तौर पे डीएनए मैच करके देख लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से डीएनए जिस ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, जिन ऑर्गेनिजम्स के जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी ज़्यादा रिजेंबल करती होंगी, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उतना ही क्लोज होगा, उनके इंसेस्टर उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे सेम होने के। और उसके बाद है स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जब बनते हैं तो वो किस तरह से आगे, यानी कि पूरा स्टेप क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम इंसान की बात करते हैं तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाद एक स्टेज आती है फीटस वाली, और उससे पहले गैस्ट्रूला स्टेज है, मोरूला स्टेज है, ब्लास्टूला स्टेज, वो सारी स्टेजेस हैं, और फिर जाके फीटस है और कंप्लीट इंडिविजुअल है। ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं उनको स्टडी किया जाता है, या फिर फॉसिल फ्यूल्स जो है फॉसिल्स की जो स्टडी है, वहाँ से भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आगे हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।